Hi friends, welcome back to my channel Only by presenting up the chapter from NCERT textbook, that is Reproduction in Organisms. This is a chapter in 12th standard unit 6 chapter number 1, and I have already started and I have already uploaded two videos on the same. So this is the third part of the video wherein I have not only read the textbook but word to word I have explained it to you. So reproduction in organisms, this is the page that looks like from your NCERT textbook. So let's begin with. Friends, this is a chapter we are going to talk about which has already been started. Please do check with the playlist and do watch the videos so that you get a continuity of this particular chapter. Asexual, that is vegetative, as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. In a asexual reproduction as well as sexual, ये हायर प्लांट्स में दिखाई देता है और हायर एनिमल्स को अगर हम कंपेयर कर दे तो हायर एनिमल्स में सिर्फ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ही नजर आता है ज्यादातर. इस सीक्वेंस में इस पर्टिकुलर हिस्से में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. इससे पहले वाले दो वीडियोस में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं. Sexual reproduction involves formation of the male and the female gametes either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. इन्हें जो सेक्सुअल प्रजनन है इसमें क्या होता है तो गैमीट्स बनते हैं. फ्रेंड्स, गैमीट्स ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं, तो गैमीट्स है क्या? गैमीट्स यानी हैप्लॉइड सेल्स जो प्रजनन में काम में आते हैं. अब हैप्लॉइड का मतलब ऐसी ऐसी पेशियां जिनमें सिर्फ क्रोमोसोम्स का एक ही सेट हो, तो उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड. तो मेल गैमीट्स अलग होते हैं, फीमेल गैमीट्स अलग होते हैं. ये दोनों गैमीट्स या तो सेम ही बॉडी से, सेम ही इंडिविजुअल से बन सकते हैं या दो अलग इंडिविजुअल्स ऑपोजिट सेक्स के यानी नर और मादा, मेल एंड फीमेल, इससे बनाए जा सकते हैं. These gametes fuse to form the zygote, which develops to form the new organism. It is an elaborate, complex, and slow process as compared to asexual reproduction. Because of the fusion of the male and the female gametes, sexual reproduction results in offsprings that are not identical to the parents or amongst themselves. इन्हें ये जो gametes हैं, ये fuse होते हैं, ये मर्ज होते हैं और ये इनका फ्यूजन यानी ये इनका मिलन हो जाने के बाद जो सेल बनता है उसे कहा जाता है जाइगोट, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, एक नया जीव तैयार होता है. ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी, कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी स्लो है अगर हम इसकी तुलना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ करते हैं तो. सो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमिट्स का यूनियन इन्वॉल्व होने की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बनने वाली जो नई पीढ़ी है, नए ऑर्गेनिजम्स है, ये कभी भी पेरेंट्स जैसे या एक दूसरे से पूरी तरह से मिलते जुलते नहीं होते. मैंने कहा आइडेंटिकल यानी पूरी तरह से. नो डाउट कि इनमें हमेशा थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज यानी साम्यता या समानता नजर आती है. ये पूरी तरह से एक दूसरे से समान कभी भी नहीं होते. A study of diverse organisms, plants, animals, or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly, they share a similar pattern. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी या वैरायटी पूरी दुनिया में, नेचर में दिखाई देती है. कितने तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगाई है और इनमें इतनी ज़्यादा तरह के अलग अलग वैरायटी दिखाई देती है. इनमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है, भेद है इनके स्ट्रक्चर में, बाहरी स्ट्रक्चर में या अंदरी स्ट्रक्चर में, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर में या उनके कामकाज में.
बट जब हम उनका प्रजनन करने का जो सेक्सुअल मेथड है उसे हम देखेंगे तो वहां पर कहीं पर हमें उनमें बहुत ज्यादा समानता दिखाई देती है। तो हमें अभी ये देखना है कि ऐसे कौन सी समानताएं इन इतने भिन्न ऑर्गेनिजम्स में दिखाई पड़ती है। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. यानी हर एक जीवित ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो है, उससे पहले एक पर्टिकुलर स्टेज में, एक लेवल में आना पड़ता है, ग्रो होना पड़ता है, मेच्योर होना पड़ता है, और उसके बाद ही वो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। सो दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ, मतलब जब वो ग्रो हो रहे, बढ़ रहे हैं, उस पर्टिकुलर फेज को या उस स्टेज को कहा जाता है जुवेनाइल फेज। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, यानी वनस्पतियों में इसी बढ़ने वाली जो फेज है, यानी अभी तक वो प्रजनन करने के काबिल नहीं है पर काबिलियत तक पहुंच गए हैं, इस पर्टिकुलर फेज को, स्टेज को कहा जाता है वेजिटेटिव फेज वनस्पतियों में। और एनिमल्स में इसे कहा जाता है जुवेनाइल फेज। और ये हर एक जीव में अलग अलग ड्यूरेशन का, हर अलग अलग वक्त इसमें दिखाई देता है। The end of juvenile or vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower. मतलब जुवेनाइल फेज ये खत्म होकर, ये वेजिटेटिव फेज ये खत्म होकर, जैसे उनको प्रजनन क्षमता इनकी बढ़ जाती है, आ जाती है, तो इनमें वनस्पतियों में फूल बनने शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट फ्लावरिंग। How long does it take for marigold, rice, wheat, coconut, mango plants to come to flower? In some plants where flowering occurs more than once, what would you call the interflowering period, juvenile or mature? यानी करीबन कितना टाइम लगता होगा फ्लावर्स में जुवेनाइल टाइम से रिप्रोडक्टिव टाइम तक पहुंचने के लिए? मैरीगोल्ड में कितना, राइस, व्हीट, कोकोनट, इनमें कितना टाइम जाता होगा? कोई कोई ऐसी वनस्पतियां हैं जिनमें पूरे साल भर में एक से ज्यादा बार फूल पैदा होते हैं। सो ऐसे जो पीरियड होता है, दो फ्लावरिंग टाइम हम जैसे बोल सकते हैं, इसे आप जुवेनाइल कहेंगे या मैच्योर? अब इसके लिए मैंने ये आंसर ढूंढ के रखा हुआ है, ये टेक्स्ट में नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है इट टेक्स अबाउट 3 months फॉर फ्लावरिंग। करीबन 3 महीने लगते हैं मेरीगोल्ड में, वीट में और राइस में, उनको लगाने के बाद, मतलब प्लांट करने के बाद, क्योंकि ये एनुअल प्लांट्स है। एनुअल बोला तो इट लिव्स फॉर वन ग्रोइंग सीजन विद इन अ ईयर एंड डाइज, मतलब एक साल तक ही जीकर ये मर के नया प्लांट उनमें से पैदा हो जाता है। Whereas mango and coconut are trees, therefore they take around 3 to 6 years to flower. इन्हें लगाने के बाद आम हो या नारियल हो, ये पेड़ होने की वजह से इनको करीबन 3 से 6 साल लग जाते हैं फूल बनाने के लिए। Mature phase refers to the phase in plants when the sexual organs get developed. Flower buds, flowers, and this phase passes after the first flowering of the plant. इन्हें जो उनकी प्रजनन करने की क्षमता जब शुरू हो जाती है, मतलब वनस्पतियों में फूल बनते हैं या कलियां बनती है, और इसे कहा जाता है फर्स्ट फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट, जब उन वनस्पतियों में पहली बार फूल दिखाई देने लगते हैं। Those plants which flower more than once have an interflowering period and that is called as the juvenile phase. यानी ऐसी वनस्पतियां जिनमें साल में एक से भी ज्यादा बार फूल निकलते हो, तो दो फूल निकलते वक्त का जो बीच का वक्त होता है, यानी इंटरफ्लावरिंग पीरियड, इसे भी जुवेनाइल फेज कहा जाता है। जो कि आपने स्लाइड पे देखा होगा, ये एक प्रश्न था एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, और ये सब आंसर्स है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसीलिए ये मैंने स्टार मार्क करे हुए हैं, ये एडिशनल पॉइंट्स है। Observe a few trees in your areas. Do they flower during the same month year after year? मतलब कुछ पेड़ आप देखो अपने आजू बाजू में, क्या वो पेड़ों में जो फूल होते हैं हर टाइम उसी महीने में बनते हैं सालों साल? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal?
आपको क्यों लगता है कि कोई कोई फल जो होते हैं ये पर्टिकुलर सीजन में ही पाए जाते हैं, जैसे कि आम हो या सेब हो या फणस हो? Are there some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering? ऐसी कोई वनस्पति है क्या कि जो साल भर फूल देते रहते हैं और कोई कोई सिर्फ एक आध पर्टिकुलर मौसम में फूल देते हो? Plants, the annual and biennial types, show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phases. But in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. यानी किसी भी वनस्पति में चाहे वो एनुअल प्लांट हो यानी साल में एक बार ही फ्लावर होके फूल देके मरने वाला हो, या 2 साल में एक बार, या जो बहुत सालों तक जीते ऐसे कोई प्लांट्स हो, तो इनमें अलग अलग टाइप्स हमें दिखाई देती है। किसी भी प्लांट के वनस्पति के लाइफ में 3 फेजेस या 3 स्टेप्स होते हैं। पहला वेजिटेटिव फेज, फिर उसके बाद एक रिप्रोडक्टिव स्थिति होती है, और फिर उसके बाद सेनेसेंट फेज। सेनेसेंस यानी एजिंग, यानी जब बुढ़ापा शुरू होता है। ये एनुअल एंड बाइनियल प्लांट, मतलब जो साल में एक बार फूल देता है या 2 साल में एक बार देता है, इनमें हम पूरी तरह से इन तीनों फेजेस को आराम से जान सकते हैं। बट पेरिनियल ऑर्गेनिजम्स, ये पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं जो सालों साल जीते हैं, इनमें बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल से हम इन तीनों फेजेस के बारे में पता कर सकते हैं। अब राइट हैंड साइड के स्क्रीन पर आप जूम करके देखिएगा, आपको बैम्बू प्लांट दिखाई देगा। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एडिशनल मैंने पिक्चर डाला हुआ है आपको अच्छा समझने के लिए। A few plants exhibit unusual flowering phenomena, मतलब कोई कोई वनस्पतियों में कुछ अजीब सा फूलों का बनवाने का एक सीजन या मौसम दिखाई देता है। Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 50 to 100 years, and they produce large number of fruits and die. जैसे कि बैम्बू में दिखाई देता है, कोई कोई स्पीशीज में, जातियों में 50 से 100 साल में एक बार वो फूल देते, फल देते और फिर मर जाते हैं। तो ये बाम्बू के फूल है जो कैसे दिखते हैं, देखो कितने खूबसूरत दिखते हैं। इसी के लिए ये पिक्चर मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। अब और एक पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। अनदर प्लांट, स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना, दैट इज नीलकुरंजी, flowers once in 12 years. As many of you would know, this plant flowered during September-October 2006. ये जो फूल दिखते हैं आपको राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ, इन फूलों का नाम है स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना और कॉमन नेम है नीलकुरंजी। ये 12 साल में एक बार फूल दिखाई पड़ते हैं और ये सितंबर अक्टूबर 2006 में दिखाई दिए। ये अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। ये नीलकुरंजी पर या बैम्बू पर बहुत सारे प्रश्न नीट एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैंने पिक्चर लिया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। Its mass flowering transform large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches. यानी केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो बहुत सारे हिली एरियाज है, जो पहाड़ी एरिया, इन सब में ये नीलकुरंजी जब उनके फूल दिखाई दिए तो पूरा एरिया जो था बहुत ही खूबसूरत दिखाई दिया और नीला नीला दिखने लग गया इन फूलों की वजह से। and attracted a large number of tourists. उसे देखने के लिए कई टूरिस्ट वहां पर आते हुए नजर आते। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. The reproductive phase is also of variable duration in different organisms. यानी एनिमल्स में, प्राणियों में जुवेनाइल फेज के बाद बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल यानी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जो केमिकल चेंजेस, उसमें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर यानी प्रजनन जो उनकी क्षमता है, उसमें बहुत सारे बदलाव नजर आते हैं। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी हर एक प्राणी में वो अलग अलग ड्यूरेशन यानी कि टाइम फ्रेम दिखाई देता है। Can you list the changes seen in human beings that are indicative of reproductive maturity? क्या आप ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य प्राणी में बता सकते हैं कि प्रजनन कर
क्षमता जब शुरू हो जाती है तब आपके बॉडी में आने वाले चेंजेस क्या होते हैं। ये इसका आंसर रहा, ये जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। Adolescence is the period when changes are seen in human beings। मतलब जब प्रजनन करने की क्षमता मनुष्य प्राणी में आ जाती है, तब वो जो पर्टिकुलर स्टेज होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है एडोलसेंस। और एडोलसेंट फेज में जब कोई जा पहुंचता है, इसका मतलब वो प्रजनन करने की क्षमता अब उसमें आ चुकी है। और उनमें बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं, और वो बदलाव कौन से हैं? First, mental, emotional and social changes alter children's needs, interests and moods। बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई देते हैं। वो मन में बदलाव होते हैं, अपने फीलिंग्स में, बर्ताव में बदलाव होते हैं। हम लोग जो सोसाइटी में जो सब लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनमें बदलाव होते हैं, अपने मूड्स चेंज होते हुए नजर आते हैं। Developing secondary sexual characteristics like growth of breast in the girls, enlargement of scrotum and testes। जब प्रजनन क्षमता जब किसी को भी मनुष्य प्राणी में आ जाती है, तो इनमें बहुत ज्यादा ऐसे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं बॉडी में जो पहले कभी दिखाई नहीं दी थी। जैसे कि ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट इन द गर्ल्स एंड स्क्रोटम एंड टेस्टिस एनलार्जमेंट इन द बॉयज, यानी मेल्स में इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इनमें एनलार्जमेंट, इन्हें वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये कैरेक्टर्स में चेंज आने की वजह होती है हार्मोनल चेंजेस। प्यूबिक हेयर डेवलप्ड इन बॉयज एंड गर्ल्स। दो टांगों के बीच का जो एरिया होता है उसे प्यूबिक एरिया कहा जाता है। और वहां पर हेयर यानी बाल डेवलप होना, ये भी एक महत्वपूर्ण बदल लड़कों में और लड़कियों में दिखाई देता है प्यूबर्टी के दरमियान। दे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल। ये ऐसा पर्टिकुलर फेज होता है जहाँ पर आप एकदम आत्मनिर्भर बनने शुरू हो जाते हो, या आपको आपका एक हक चाहिए होता है, आपको अपनी जगह, अपनी सोच, अपने सोच के हिसाब से चलना होता है। चेंजेस इन बॉडी शेप एंड हाइट। आपका बॉडी का जो शेप है और हाइट में भी काफी बदलाव नजर आते हुए नजर दिखता है। I'm sorry. Among animals, for example birds, do they lay eggs all through the year? मतलब पंछियों में क्या वो साल भर अंडे देते हैं? और is it a seasonal phenomena? या वो सिर्फ सीजन के हिसाब से अंडे देते हुए नजर आते हैं? You will notice that birds living in nature lay eggs only seasonally। इन्हें जो पंछी नेचर में, प्रकृति में अभी भी रह रहे हैं, ये आज भी अपने अपने मौसम के हिसाब से अंडे देते हुए नजर आते हैं। However, birds in captivity, as in poultry farms, can be made to lay eggs throughout the year। मतलब जिन पंछियों को पाला हुआ है हम लोगों ने, मनुष्य प्राणी ने, ऐसे पंछी जो होते हैं ये हमेशा पूरे साल भर अंडे देते हुए नजर आते हैं। In this case, laying eggs is not related to reproduction but is a commercial exploitation for human welfare। मतलब इस पर्टिकुलर केस में अंडे देना ये कोई भी प्रजनन से ज्यादातर रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर एक कमर्शियल एंगल है, व्यापारिक एक दृष्टिकोण से मनुष्य प्राणी के बेनिफिट के लिए इन्हें ऐसे इनसे करवाया जाता है। What about other animals like frogs and lizards? अब frogs में यानी कि मेंढक में या छिपकली में क्या दिखाई देता है? अब इसका आंसर भी एडिशनल है, मैंने लिया हुआ है। Frogs and lizards are also seasonal breeders and they lay the eggs seasonally। इनमें भी सीजनल ब्रीडिंग दिखाई देता है, एक आध मौसम में ही ये अंडे देते हुए नजर आते हैं। The females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। अब प्लेसेंटा यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो माँ को बच्चे से जोड़ देता है। ओके, अब ऐसे जो प्लेसेंटल मैमल्स है इनमें हर महीने में उनके ओवरीज में चेंजेस नजर आते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स में भी चेंजेस नजर आते हैं जब वो प्रजनन स्थिति में पहुंच चुके होते हैं। In non-primate mammals,
अब प्राइमेट्स यानी कौन कौन आता है? ह्यूमन बींग्स, मंकीज, एप्स, ये प्राइमेट्स। और इनके अलावा जो भी मैमल्स है इन्हें कहा जाता है नॉन प्राइमेट मैमल्स, लाइक काउस, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर। इन सब एनिमल्स में भी हर महीने में हर महीने में नहीं पर कोई चेंजेस होते रहते हैं प्रजनन में, और इन चेंजेस को हम कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। ओके, वेराज इन प्राइमेट्स में जैसे मैंने कहा मंकीज, एप्स एंड मैन, इनमें जो होने वाले, मादाओं में जो होने वाला चेंज है इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो माहवार कहा जाता है। Many mammals, especially those living in natural, wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and therefore called as the seasonal breeders. यानी ऐसे जो भी mammals है जो एक प्रकृति में ऐसे ही रहते हैं, जो वाइल्ड है, जिन्हें आज भी ह्यूमन बीइंग ने पाला हुआ नहीं है, इनमें आज भी मौसम, उनके मौसम में ही ब्रीडिंग नजर आता है, यानी कि वो साल भर ब्रीड नहीं करते। Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called as continuous breeders. यानी बहुत सारे ऐसे भी mammals हैं जो उनके पूरे reproductive phase में पूरी तरह से हमेशा प्रजनन करने के काबिल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं continuous breeders. That we all grow old, हम सब बूढ़े हो जाते हैं, if we live long enough is something that we recognize, हमें सबको पता है कि हम बूढ़े हो ही जाते हैं। बट बुढ़ापा यानी होता क्या है? What is meant by growing old? ग्रोइंग ओल्ड, अभी ये भी आंसर है एडिशनल मैंने दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ग्रोइंग ओल्ड रेफर्स टू द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, इन्हें प्रजनन क्षमता खत्म हो चुकी है, एंड द बिगिनिंग ऑफ सेनेसेंस यानी बुढ़ापे की शुरुआत, दैट इज डिटीरियोरेटिव चेंजेस, यानी जो नेगेटिव चेंजेस होते हैं या तो बॉडी के स्ट्रक्चर में या कामकाज में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म यानी कि अपनी बॉडी में होने वाले जो भी केमिकल रिएक्शंस है ये एकदम स्लो हो जाते हैं, और अल्टीमेटली यानी उसके बाद नतीजा यही होता है कि वो एनिमल मर जाता है। The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age. यानी प्रजनन क्षमता रुक जाना ये एक बुढ़ापे का लक्षण माना जा सकता है। There are concomitant changes in the body like slowing of metabolism etc. during this last phase of lifespan. यानी इसके साथ साथ होने वाले चेंजेस है, जैसे मैंने कहा कि चयापचय क्रिया जो है यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं ये एकदम कम, यानी एकदम आराम से चलते हैं, स्लो हो जाते हैं, एकदम धीमे हो जाते हैं, और ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, यानी बुढ़ापे के बाद मृत्यु अटल है। In both plants and animals, hormones are responsible for the transitions between the three phases. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expressions of organisms. इन्हें पूरे प्लांट्स, वनस्पतियों में या प्राणियों में, सब इन सब जो भी चेंजेस है, ट्रांजिशन है, ये तीन अलग अलग फेजेस है जो पूरे लाइफ में दिखाई देते हैं। इन सब को कंट्रोल करने वाले हॉर्मोन्स तो है ही, और साथ में नैसर्गिक फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं जो इस प्रजनन क्रिया को संभालते हैं या कंट्रोल करते हैं। Events in sexual reproduction. Friends, events in sexual reproduction हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि नए वीडियोस की भी जानकारी आपको मिल जाए। थैंक यू।